पैसे देने वाले का ही था, क्योंकि गन पॉइंट पे तो पैसे किसी ने लिए नहीं थे। नॉलेज की कमी, हम नॉलेज नहीं लेते। हम कहते हैं कि हमें उनके ऊपर भरोसा था, वो आए थे, वो हमारे परिचित, हमारे पिताजी थे, हमारे मौसा जी थे, हमारे फूफा जी थे, चाचा जी थे, हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, या फिर वो धनंजय वर्मा थे। बताइए, इतने बड़े लीडर है, मैं उनका रिस्पेक्ट कैसे न करूं? मैं तो उनके विश्वास में दे दिया। सर, आपके सबसे क्लोज रिलेशन आपके माता पिता का हो सकता है। इससे ज्यादा क्लोज दुनिया में कोई रिलेशन नहीं होता है किसी व्यक्ति के लिए। आप अगर स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ी सी गणित की नॉलेज हो जाती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, बेसिक नॉलेज, उसके बाद आपके ही माता पिता जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, वो आपसे कहे कि बेटा आज के बाद 2+2 = 10 कहना, 10 ही जोड़ना, आप करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? माता से पिता से बढ़कर विश्वास वाला कौन हो सकता है? जब वो कह रहे तो उनकी बात हम क्यों ना माने? लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके पास एजुकेशन का विश्वास है। आपने स्कूल में जाकर शिक्षा ले ली है और आपको ये पता है कि ये 2+2 = 4 होते हैं। ये आज से 7000 साल पहले भी होते थे, 7000 साल बाद भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे वहां भी होंगे। एजुकेशन का विश्वास, और ये विश्वास जब आ जाता है, शिक्षा के प्रति जब विश्वास आता है, तब आपको किसी दूसरे विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती। तो शिक्षा वाला विश्वास लोग नहीं लेते हैं। कहते हैं कि धनंजय वर्मा जी ने प्लान दिया था, या वो हमारे चाचा जी ने प्लान दिया था, हम तो उन पे विश्वास करके पैसे लगा दिए। कंपनी चाचा जी की है, चाचा जी पैसे आने शुरू होंगे तो चाचा जी अपने पॉकेट से पैसे देंगे या सिस्टम से पैसा आएगा? अच्छा, चलिए, सिस्टम से पैसा नहीं, चाचा जी, आपको पता है कि पैसा सिस्टम से आएगा। अगर आप लाभ लेंगे, अगर आपको इनकम आने लगा, पूरे 144 बीएनबी आ गए, उसमें चाचा जी को कितना देंगे? कुछ बोलत नहीं, खाली 2-3 बोल नहीं देंगे। लेकिन डूब गए तो चाचा जी देंगे, जबकि कंपनी तो चाचा जी है नहीं। ये आपको पहले दिन पैसा देते समय भी पता होता है। तो ये क्यों? क्योंकि हम कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना फायदा हर जगह लेना चाहते हैं। तब ये सवाल उठता है। आज जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी आईडी सेल कर दीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए, उस व्यक्ति से मेरा एक ही सवाल है कि जब वो ज्वाइनिंग ले रहा था तो एवरग्रीन क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें पैसे कैसे आते हैं, क्या ये नेवर क्विट कहता है तो ये चलेगा? गणित का बेसिक फार्मूला ही लगा के जानना था, जोड़ घटाना गुणा भाग। किसी ने लगाने की कोशिश नहीं की। वही मैं कह रहा हूं कि हम किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, किस जमीन पे खड़े हैं, इसको जानने की जरूरत है। ब्लेम करना, इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, उसको प्रूव करना बड़ी मुश्किल होती है। और दुनिया के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज होती है, वो नहीं कोई करना चाहता। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति एक नजरिया बना हुआ है कि हम ये यहाँ पे पैसे तो डूबते ही हैं। एक नजरिया बना है। किसने बनाया? कम जानकार लोगों ने। और यही जानकार लोग, कम जानकार लोग दोहरी जिंदगी भी जीते हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उनका अलग चरित्र हो जाता है और ट्रेडिशनल मार्केट के लिए उनका अलग चरित्र हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि अगर कोई एक दुकानदार, आपके कॉलोनी में कोई बनिया वगैरह की दुकान होगी, कुछ ज्वेलरी वालों की दुकान हो सकती है, कुछ रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान हो सकती है, किसी के भी। ये ट्रेडिशनल मार्केट की बातें मैं कर रहा हूँ, मैं आपके नेचर की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं आपके स्वभाव की बात कर रहा हूँ। अगर किसी एक स्वर्णकार यानी सोनार की दुकान पे जाते हैं, उसने आपसे कुछ ठगी कर ली, तब तो आप नहीं कहते कि पूरे भारत की या पूरी दुनिया के जो है सोनार स्वर्णकार ठग होते हैं। कभी नहीं कहते आप। किसी रेडीमेड गारमेंट्स वाले ने ठगी कर ली, तब भी आप जो है पर्टिकुलर उस दुकानदार को ठग कहते हैं। पूरे रेडीमेड गारमेंट्स वालों को तो कभी नहीं कहते। ये आपका एक चरित्र है।
लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, एक कंपनी में आपके पैसे डूब गए, जो आपकी गलती से डूबते हैं, क्योंकि वो पैसे गन पॉइंट पे नहीं लिए जाते, एक डूब गए, अब आप पूरे नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर को बदनाम करते हैं। सब टोपी पहनाने का धंधा करते हैं, सब जो है यहाँ पे आके लूटते हैं, क्योंकि हमें अपनी नहीं करनी है। हम पैसा लगाते समय कभी नहीं सोचते कि आखिर ये 11,000 लगा के 4,000 रुपए महीने 1 साल तक देगा, कि ये कहां से देगा। कभी इसको जानने की कोशिश नहीं करते, यानी एजुकेशन लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें तो सिर्फ बदनाम करना है। और 11,000 दिया क्यों था? क्योंकि मन में क्या चीज देखा था, उस कंपनी में ऐसा क्या देखा था, ऐसी कौन सी बात मन में आई थी जो हमने 11,000 खून पसीने की कमाई निकाल दी थी। कोई जवाब नहीं देता, और मैं बताता हूं, वो सिर्फ होता है एकमात्र एक चीज, और वो होता है लालच। तो लालच की वजह से लोग पैसे लगाते हैं, और जब डूब जाते हैं तब तो अपलाइन ने दिया था। मैं कंपनी नहीं जानता हूं, मैं तो अपलाइन को जानता हूं। देते समय भी उसको पता था कि अपलाइन की कंपनी नहीं है। और ऐसे ही लोग उसी सिस्टम में अगर अमीर बन गए तो अपलाइन को 1 रुपया नहीं देंगे उसमें से, बोले ये तो मैंने लगाए थे, मेरे हैं। तो जब अपलाइन आपके लाभ में 1% का जिम्मेदार नहीं है, भागीदार नहीं है, तो आपके लॉस में कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कृपया अपना आप लोग खुद मूल्यांकन करिए, आत्ममंथन करिए, और दूसरों पे उंगली जब भी कोई उठाता है तो 3 उंगली खुद पे उठती है। उस 3 उंगली पे भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। थोड़ी बातें मेरी कठिन कठोर लग सकती है, लेकिन सच्चाई है। सच्चाई हमेशा ऐसी ही होती है। सच्चाई कभी जो है ना बहुत मीठा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई से ही अच्छाई आती है। तो ऐसे सारे लोगों के नाम लिए बगैर उनके उनके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। इसके बावजूद अगर किसी के मन में कोई और सवाल है ऐसे लोगों के, और वो चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म पे खुलकर वो सामने आए, तो अपने मन का आज सवाल कोई पूछता है, उसके बाद मैं अपनी स्पीच शुरू करूंगा। किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर कुछ लोग पूछते हैं कि ये कंपनी कहाँ है? कुछ ये लोग छोड़िए, इसका आपने ऑफिस माइक खोला कहाँ है, है? इससे रिलेटेड कोई जवाब और सवाल जवाब हो तो बताइए, जिसको लगता है कि नहीं मुझे अपने पैसा वापस चाहिए। नहीं नहीं, ये कंपनी तो के क्लियर हो गया। सवाल जवाब को लेकर मैं अभी आऊंगा अपनी स्पीच के बाद। क्लियर क्लियर और है। आप और आपका सवाल ही बताता है कि आपने इस सिस्टम में आने से पहले जानकारी नहीं ली, तभी आपको आज अब पूछना पड़ रहा है। यही तो मेरी स्पीच का जो है आज मूल चीज है, कि पहले हम अपना जमीन तो तलाशे कि हम खड़े कहाँ हैं। एवरग्रीन क्या है? मैंने अभी भी कहा कि एवरग्रीन एक डीफाई है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के तहत आता है। तो ये पहले जानना। चलिए, क्या और किसी के मन में अभी भी कोई सवाल है? अपना पैसा जिसे चाहिए एवरग्रीन में आईडी लगा दिया है, लेकिन उसको पैसा चाहिए क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, उसके मैंने उस बिना नाम लिए उसको सारे जवाब दे दिए। लेकिन अगर खुलकर इस भरे मंच में 71 लोगों के सामने आकर अपना सवाल पूछना चाहता है तो उसका जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि उसमें एक चौथा पॉइंट लिखा था उस मैसेज में, जो आज का मैसेज वायरल हुआ है, उसमें चौथा पॉइंट लिखा है कि ऐसे ही जलते चुभते सवालों का जवाब पाने के लिए टेलीग्राम का इस वेबिनार को अवश्य ज्वाइन करिए। क्या किसी के मन में सवाल? तो फिर अपलाइन से क्यों सवाल कर किया गया? आप मुझे ही अपना अपलाइन समझ लीजिए। आज मेरी धज्जियां उड़ाने के लिए आप सवाल पूछिए। बहुत बड़े लीडर बनते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत बड़े जानकार बनते हैं। आपके मन में सवाल है, बिल्कुल पूछिए। चलिए, मैं ये मान के चलता हूं कि अब किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। तो अब मैं आता हूं, एवरग्रीन का बेस क्या है, आधार क्या है। पहले मैं तकनीकी आधार के बारे में बात करूंगा, और तकनीकी आधार ये है कि अगर इंटरनेट न होता तो ये बिजनेस नहीं चल रहा होता। तो इंटरनेट क्या है?
कितने लोगों को पता है जिसने मेरा स्पीच पहले सुना है वेब 1, वेब 2, वेब 3 के बारे में, उनको छोड़कर अगर किसी के मन में किसी को ये जानकारी है कि इंटरनेट खुद क्या है, तो वो आगे आकर के बता सकता है। और अगर नहीं पता है तो जरा सोचिए हम कितने बड़े अज्ञानी हैं कि ऑनलाइन सारे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इंटरनेट क्या है, जिसके न रहने से हमारा वो बिजनेस चल ही नहीं सकता, वो बिजनेस सांस भी नहीं ले सकता, लेकिन हम वो बिजनेस किए जा रहे हैं। तो अब मतलब हम ठोस आधार पे खड़े जरूर हैं, लेकिन नॉलेज के लेवल पे हम एक खोखली जमीन पे खड़े हैं। सर जी, बार बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ सर। नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप बोलिए। सर जी, आज की जो आपकी स्पीच इसको रिकॉर्डिंग किया जाए सर। ये सर मैंने स्टार्ट किया। जी जी जी। तो धन्यवाद अनिल जी, आपने इस ओर ध्यान दिलाया। आपको लगा कहीं कि कुछ जरूरी बात हो सकती है या होने वाली है जो आपने कहा, और मैम का भी धन्यवाद जो उन्होंने रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया है। तो हमें ये जानना चाहिए कि इंटरनेट क्या है, कहाँ से चलता है डाटा और कैसे हमारे मोबाइल में खुलता है, ये एक अलग टॉपिक है, मैं कभी इस पे डिटेल आऊंगा, वो इंटरनेट की बात। लेकिन इंटरनेट कैसे शुरुआत हुई हमें पता ही नहीं है। आप प्लान देने जाए, कोई पूछ ले कि भाई एवरग्रीन छोड़ो, आपका एवरग्रीन जिसपे चलता है जरा यही बता दो ये क्या है, किसी के पास जवाब नहीं है। मतलब मैं गारंटी कह रहा हूँ जिन्होंने जो है 150-200 BNB कमा रखे हैं उनके पास भी जवाब नहीं, लेकिन ठोस जमीन आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सच कुछ ज्यादा कड़वे लगते हो, तो मैं आता हूँ अब नॉलेज की दुनिया में लौटता हूँ। देखिए, कंप्यूटर के बिना इंटरनेट की कल्पना नहीं की जा सकती। तो पहले मैं थोड़ा सा कंप्यूटर की बात करूंगा, और वो बात ये कि दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर है वो वर्ष 1822 में चार्ल्स बैबेज नाम व्यक्ति ने बनाया था। यह कंप्यूटर एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, मतलब मशीन टाइप का। इसमें मतलब जो आजकल के सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, एनालिसिस होते हैं, उस तरह की चीजें नहीं थी। एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसकी डिजाइन जो है आजकल के कंप्यूटर जैसे बिल्कुल भी नहीं थी, और इसको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे आजकल का कैलकुलेटर है, वो एक कंप्यूटर ही है। तो 1822 में चार्ल्स बैबेज ने इसको इस्तेमाल किया था। 1958 में जापान एनईसी में पहला इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था, जिसे एनईसी 1101 और 1102 कहा जाता है। फिर 1975 में आईबीएम, जो दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, उसने पर्सनल कंप्यूटर बनाया था। दुनिया का जो सबसे पहला जो है पर्सनल कंप्यूटर, ये आईबीएम ने बनाया था। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, जिसका कनेक्टिविटी किसी दूसरे कंप्यूटर से नहीं होता है, उसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जिसमें एक डेस्कटॉप होता है, सीपीयू होता है, और उसे जो आप देखते थे कि बड़ी बड़ी साइज के ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के जो उसके मॉनिटर आते थे, उसको 1975 में आईबीएम ने बनाया। और भारत में विकसित सबसे पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, और यह कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था, तो पहली बार। और भारत में जो पहला पर्सनल कंप्यूटर आया, वो जो बेंगलोर के हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था, वो प्रोफेशनल कंप्यूटर था। लेकिन जो पहला पर्सनल कंप्यूटर एक इंसान जिसे अपने घर में एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, वो 1991 में आया था। ये कंप्यूटर की खासियत है, एक समय में एक व्यक्ति ही इसका उपयोग कर सकता है। और भारत में पहला सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा, यानी जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, ये इंटरनेट सेवा सबसे पहली बार भारत में 15 अगस्त 1985 को शुरुआत हुई थी इसकी। और जैसे बीएसएनएल है ना, भारत सरकार का भारतीय बीएसएनएल
उसी तरह भारत संचार निगम लिमिटेड होता है, बीएसएनएल का फुल फॉर्म, उसी तरह वीएसएनएल ने इसकी शुरुआत की थी इंटरनेट की। ये क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। ये जो कंप्यूटर आया, ये तो बात हुई कंप्यूटर की, लेकिन इंटरनेट पहली बार 15 अगस्त 1995 में भारत में आ गया था। इंटरनेट का काम क्या था? कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जब इंटरनेट आया तो ये उसे वेब 1 कहा गया। इंटरनेट को हमेशा वेब के जरिए परिभाषित किया जाता है और वो वेब 1 था। यानी इंटरनेट का जो स्वरूप उस समय हम लोगों के सामने था, हम किसी वेबसाइट को ओपन करते थे, www.xyz.com, जो भी उस वेबसाइट का एड्रेस होता था, वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर पे धीरे धीरे खुलती थी। ऊपर का 10% स्क्रीन, फिर 20% स्क्रीन, ऐसे करके खुलती थी। इतनी स्लो स्पीड होती थी उसकी, काफी समय लगता था उसको खोलने में, तब जाके पूरी स्क्रीन पे आता था। अब फिर हम देखते थे, उसको पढ़ पाते थे। जैसे मान लीजिए हमने किसी मैगजीन, किसी पत्रिका की वेबसाइट खोली, तो उस वेबसाइट पे उस पत्रिका जो फिजिकल, जैसे इंडिया टुडे पत्रिका है, जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं आप लोग जानते होंगे, जो भी नाम ले लें, तो वो पत्रिकाएं फिजिकल रूप में छपती थी, बुक स्टॉल पे बिकते थे। ऐसी पत्रिकाओं की जब वेबसाइट आए तो अपनी फिजिकल रूप से छपी हुई पत्रिकाओं के फोटो खींचकर अपनी वेबसाइट पे डालते थे। मतलब इतना शुरुआती दौर का इंटरनेट था। तो उस वेबसाइट पे हम क्या करते थे? केवल पढ़ते थे, इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाते थे, केवल और केवल पढ़ते थे। इसे कहते हैं वेब 1। लेकिन अब कोई चीज सामने आ गई और इंसान एक बहुत ही अद्भुत जीव है, उसको एक नई चीज सामने आ गई तो अब उसमें उसको और अच्छा चाहिए। अरे इसमें तो हम ये काम कर नहीं पा रहे हैं, हम इसमें लिख नहीं पा रहे हैं, हम इसमें कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे, तो वो और अच्छे खोज में लग गया। और 1995 के बाद 2004 में पूरी दुनिया में पहली बार वेब 2 आया। और वेब 2 जब आया तो इसकी एक अच्छी बात थी कि आप किसी भी वेबसाइट कोई काम करते थे तो उस पे कुछ पढ़ते थे, तो उसको पढ़ने के लेकर आपको वो पोस्ट कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते थे। आपको उसमें अपनी कुछ बात ऐड करनी थी, उस लेखक को बतानी थी जिसकी वेबसाइट पे कुछ लिखा गया था जो आपने पढ़ा, तो उसको प्रतिक्रिया के रूप में आप उस पे कमेंट करते हैं। और इच्छा हुई कि यार ये बहुत अच्छा पोस्ट है, इसे हम अपने परिचितों के पास भी भेजें, तो आप शेयर करते हैं, जो कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप बहुत देखते हैं। ये सब वेब 2 के वर्जन है। वेब 2 इंटरनेट का जो ये परिष्कृत रूप था, वेब 2। आज भी आप वेब 2 का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में आज भी जो है बड़ी संख्या में 95% लोग वेब 2 को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर 2008 में आया वेब 3, और इसको सबसे पहले कौन दुनिया में आपके सामने लाया? उस इंसान का नाम है सातोशी नाकामोटो। उसने ब्लॉकचेन को आप सामने लाकर रखा, और उसके बाद आपको वेब 3 से रूबरू होना पड़ा। क्या फर्क है वेब 2 और वेब 3 में? क्या फर्क है? वेब 2 में आप कोई काम करते हैं, वेब 1 में पढ़ते थे, वेब 2 में पढ़ना और लिखना दोनों होता था। लेकिन वेब 2 की जितनी भी कंपनियां होती थी, जैसे व्हाट्सएप भी ले लें, जैसे फेसबुक भी ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, यूट्यूब ले लें, गूगल में भी आप अगर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपसे आपका डेटा मांगा जाता था। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका फोन नंबर वगैरह वगैरह। आपसे मतलब आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, क्या हैं, ये आपसे पूरा डेटा मांगा जाता था। और आपका डेटा किनके पास जाता था? उन कंपनियों के पास जिनकी वेबसाइट होती थी। यानी आप अपना डेटा देकर अपना एक अकाउंट बनाते थे, और आप सोचते थे कि इंटरनेट तो फ्री है, हमें तो कोई बहुत खर्च नहीं हो रहा है ना। आप अपना डेटा दे रहे हैं, बहुमूल्य चीज देते हैं। और इसीलिए वो कंपनियां बड़ी होती गई आपके डेटा से।
और मजे की बात ये कि आप अपना डेटा दे चुके हैं, इसके बावजूद आपका अकाउंट आपके कंट्रोल में नहीं था, आप उसके मालिक नहीं थे। फेसबुक जब चाहे तब आपकी आईडी बैन कर सकता था, ब्लॉक कर सकता था। आप सुनते होंगे कि पॉलिटिकल पोस्ट ऐसे ऐसे संवेदनशील हो रहे हैं आजकल कि भारत सरकार एकदम सख्त रुख अपनाती है, तो फेसबुक से बहुत सारे पोस्ट हटा दिए जाते हैं, व्हाट्सएप से बहुत सारे आईडी को बैन कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। डेटा आपने अपना दिया था, फिर भी आपका मालिकाना हक आपके अकाउंट में नहीं होता था। ये था वेब 2 का एक प्रमुख जो है तत्व। लेकिन वेब 3 में एक ऐसी चीज जिसमें आपके डेटा की जरूरत ही नहीं है। न तो नाम मांगा जाएगा, न तो फोन नंबर, न तो ईमेल, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक डैप आपको डाउनलोड करने को कहा जाता है। डैप मतलब डिसेंट्रलाइज ऐप। इसको डाउनलोड करने को कहा जाता है। हर डिसेंट्रलाइज ऐप के एक 12 शब्द होते हैं, 12 मतलब फ्रेज होते हैं। इसको आपको सुरक्षित रखना है। ये भी शब्द उस ऐप के द्वारा आपको दिया जाता है और आपको ही दिया जाता है। आपसे मिलता जुलता किसी दुनिया में दूसरे व्यक्ति को वो 12 शब्द नहीं मिलता है और आपका कोई डेटा नहीं। लेकिन इसके बाद जो आपका अकाउंट बनता है उसके 100% 100% मालिक आप होते हैं। आप उस वॉलेट में रखी हुई कोई भी चीज आपकी इच्छा के बिना उस वॉलेट का क्रिएटर भी आपसे नहीं ले सकता। तो ये है वेब 3, जिसने आपको मालिक होने का एहसास कराया, जो आपको भरपूर सुरक्षा देता है, आपकी पहचान को गोपनीय रखता है, आपके डेटा को गोपनीय रखता है, आपके डेटा का इस्तेमाल दुरुपयोग होने से आपको रोकता है। ये है वेब 3। और आप सभी ने प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया होगा, मेटामास्क डाउनलोड किया होगा, ट्रांसलिंक प्रो डाउनलोड किया होगा, क्लेवर वॉलेट डाउनलोड किया होगा। ऐसे बहुत सारे वॉलेट हैं जो डिसेंट्रलाइज, सब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऐप, और इनके एप्लीकेशन में ही ब्राउजर होता है। उसके जरिए जब आप जाते हैं किसी वेबसाइट पे, तब आप वेब 3 की वेबसाइट पे पहुंचते हैं और वहां पे कोई भी अकाउंट बनाने के लिए ना तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, कुछ भी ना, स्त्री और पुरुष कुछ भी जरूरत नहीं। सिर्फ आपके वॉलेट का जो ब्लॉकचेन एड्रेस है उसी से आप उस वेबसाइट से कनेक्ट हो जाते हैं और उस वेबसाइट को खोल सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अभी वेब 3 को आए करीब 15 से 16 साल हो चुके हैं, फिर भी 3 से 4% या 5% लोग ही वेब 3 का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए, आपने एवरग्रीन में जब आईडी लगाई तो क्या एवरग्रीन ने आपसे आपका नाम मांगा, आपका मोबाइल नंबर मांगा, आपका ईमेल मांगा, पूछा कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ऐसा कुछ पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। तो इसका मतलब एवरग्रीन किस पे चल रहा है? वेब 3 पे चल रहा है। वेब 3 पे। अब वेब 3 पे चल रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एवरग्रीन में काम करने के लिए आए हैं, ये है क्या, इसका बेस क्या है। तो टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी रूप से ये वेब 3 पे चलने वाला एक प्लेटफॉर्म है। और मैंने कहा वेब 3 क्या मतलब? डिसेंट्रलाइज। तो वेब 3 में भी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों चीजें होती हैं। जैसे जब आप जेका फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाते हैं तो वो सेंट्रलाइज है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं। और वो वेब 2 पे, उसका लिंक वेब 3 की वेबसाइट पे होता है, लेकिन जैसे आप उसको क्लिक करते हैं कभी उसी evergreen.io पे नहीं खुलता, वो हमेशा जंप करके एक नया विंडो खुलता है जिसपे लिखा होता है jekafoundation.com, उस पे जाके खुलता है।